सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले हैं एफ आई बी कॉम सेमेस्टर 1 का जो हमारा बेसिक टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है उसका लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं, जो कि अपना न्यू सिलेबस के हिसाब से चल रहा है एन ई पी 2020 के हिसाब से। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जो है चैप्टर 1 अपना चल रहा है, तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम लोग समझेंगे। तो अपना ये चैप्टर 1 है मॉड्यूल 1 का। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये जो आज का लेक्चर है, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो वो जाकर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वो देख लिए होगे तभी इसी को देखो, क्योंकि आपको वेरिएबल पता होगा कि वेरिएबल किसको बोलते हैं, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अब ये क्या है। तो देखो, वेरिएबल्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि एक वेरिएबल जो होता है वो दूसरे मतलब आइटम, दूसरी चीज़ों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर देता है, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 7 टाइप्स के वेरिएबल्स के बारे में बताया गया है आपके बुक के अंदर। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स चॉइसेस। द चॉइस यूज ऑफ वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड बाय द टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन बीइंग अंडरटेकन। मतलब क्या, कि आपको कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल करना है वो इस हिसाब के ऊपर मतलब रहता है कि आप कौन सी प्रकार का जो है इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप कॉलेज के अंदर जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि हाँ भाई, हमारे कॉलेज के अंदर कितने लड़का और कितनी लड़की लोग पढ़ते हैं, तो वो एक अलग टाइप का मतलब इन्वेस्टिगेशन आप लोग कर रहे हैं, एक मतलब डाटा एनालिसिस कर रहे हो, तो वहाँ पर अलग टाइप के वेरिएबल्स का इस्तेमाल होगा। वहीं पर अगर मान लो आप देश की जीडीपी निकाल रहे हो या फिर और कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पर जो है अलग टाइप के वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे। तो ये कौन सा काम कर रहे हो उसके ऊपर डिटरमाइन करता है कि आप कौन सा जो है वेरिएबल्स, कौन से टाइप का वेरिएबल्स को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली 7 टाइप्स के वेरिएबल्स बताए गए हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी वेरिएबल्स, रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस वेरिएबल्स। मेनली ये दोनों एक ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, अभी आपको आगे पता चलेगा। लीडिंग इंडिकेटर वेरिएबल्स एंड लैगिंग इंडिकेटर वेरिएबल्स, फ्लो वेरिएबल्स एंड स्टॉक वेरिएबल्स एंड ओमिटेड वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनके बारे में अब आगे चलते पढ़ते एक एक करके क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला है क्वांटिटी एंड क्वालिटी वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो, पहले मैं आपको क्वांटिटी वेरिएबल्स समझा देता हूँ। क्वांटिटी वेरिएबल क्या होता है। देखो, क्वांटिटी वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनको हम नंबर्स में गिन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका मोबाइल है, अब आप मान लो चाहते हो, आपको मतलब मन करता है कि देखो, आप दिन भर टाइम पास करते हो, आपको दिल से लगता है, ये बहुत बुरा लगता है कि हाँ भाई, मैं दिन भर टाइम पास करता रहता हूँ, आज मैं देखूंगा कि मैं कितना घंटा मोबाइल चलाता हूँ। ठीक है, मतलब टोटल कितना घंटा मैं मोबाइल चलाता हूँ, आप देखना चाहते हो। आपके मोबाइल में आप देखते हो, डिस्प्ले में जाकर देखते हो, मतलब सेटिंग में, कि आप डेली जो है कितना घंटा मोबाइल चलाते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको दिखता है भाई डेली तो आप 14 घंटा, 15 घंटा, 10 घंटा के ऊपर ही चला रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपको टाइम दिख रहा है कि हाँ आप डेली इतना इतना 10-10 घंटा जो है मोबाइल चला रहे हो, नॉर्मली अब के टाइम पे 10 घंटा बहुत नॉर्मल हो गया। मेरा खुद का देखोगे तो 10 घंटे से ऊपर ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो मतलब आपको मोबाइल में दिखेगा कि हाँ आप जो है 10 घंटा मोबाइल, 12 घंटा मोबाइल, 14 घंटा मोबाइल, संडे को तो आप 16 घंटा मोबाइल चला रहे हो। ठीक है, तो इतना इतना घंटा मोबाइल चला रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो डाटा मिल रहा है कि हाँ आपने इतना इतना मोबाइल चलाया, वो नंबर्स मिल रहा है कि आपने 4 घंटा चलाया, आपने 4.5 घंटा चलाया, आपने 10 घंटे मोबाइल चलाया। ठीक है, तो वहाँ पर आपको नंबर्स में आपको सारे डाटा मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्वांटिटी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स बोलते हैं, कि जो नंबर्स में आपको कोई भी डाटा, कोई भी रिपोर्ट मिलती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वही कि क्वांटिटी वेरिएबल्स आर न्यूमेरिकल इन नेचर एंड रिप्रेजेंट मेजरेबल क्वांटिटीज। ठीक है, नंबर्स में मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को वो हमको दिखाता है वेरिएबल्स। ठीक है, दे इन्वॉल्व नंबर्स, काउंट और परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, काउंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नंबर्स में कि आपने 4 घंटे मोबाइल चलाया। ठीक है, वैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, भी एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो व्हेन अ वेरिएबल कैन बी रिपोर्टेड न्यूमेरिकली इट इज कॉल्ड एज क्वांटिटी वेरिएबल्स। जब हम किसी भी वेरिएबल को रिपोर्ट कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, मतलब नंबर्स में रिपोर्ट कर सकते हैं, तो उनको क्वांटिटी वेरिएबल्स बोलते हैं। नाम से ही पता चलता है, क्वांटिटी में है, अगर नंबर्स में है, क्वांटिटी में है, तो उसको क्वांटिटी वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्वांटिटी वेरिएबल्स का, कि एग्जांपल ऑफ क्वांटिटी वेरिएबल्स आर द बैलेंस इन सेविंग अकाउंट। जैसे अगर मान लो आपका बैंक है, तो आपके बैंक के अंदर कितना पैसा है, वो भी आपका एक मतलब बेसिकली कह सकते हो एक वेरिएबल का, क्वांटिटी वेरिएबल का ही एक एग्जांपल है। कि आप देख सकते हो कि आपके बैंक के अंदर जो है अभी 510 रुपये है। ठीक है, 510 रुपये है या फिर 500 रुपये है, तो ऐसे आप अपने बैंक के अंदर देख सकते हो कितना रुपया है। तो वो भी एक मतलब आपको डाटा जो है वो नंबर्स में मिल रहा है कि हाँ आपके पास 10 रुपये है, आपके बैंक में 500 रुपये, 1000 रुपये है, तो वो नंबर्स में मिल रहा है। वैसे ही नंबर ऑफ
गीगाबाइट ऑफ डाटा यूज्ड ऑन द सेल फोन। आप देख सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर कि मेरे से ऊपर चेक करते हैं ना कि हाँ आज मैंने कितना मोबाइल में जो इंटरनेट है वो ख़त्म कर दिया, 2 GB खत्म हो गया, 1 GB नेट खत्म हो गया, 1.5 GB नेट खत्म हो गया। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है नंबर्स में, उनको ही हम बोल देते हैं कि मतलब ये हमारा क्वांटिटी वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिखा है, द लाइफ ऑफ अ कार बैटरी, की जैसे रहता है ना कि ये कार बैटरी कितनी चलेगी, तो आपको दिखाते हैं कार्ड के अंदर लिख के आता है कि हाँ भाई 42 जो महीने हैं उतनी चलेगी, मतलब जो भी रहता है कि हाँ इतने इतने महीने या इतने साल जो है आपका जो मोबाइल मतलब कार की जो बैटरी है वो उतनी चलने वाली है। ठीक है, और यहाँ पर एक और है, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी, की ये कंपनी है उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं उसको भी। यहाँ पर मैंने एग्जांपल की ये टोल नाका का लिया है कि अगर मान लो कि एक टोल है और आप गिनना चाहते हो कि एक मतलब बेसिकली वो जो टोल है वहाँ से लगभग कितनी गाड़ियाँ हर घंटे में जाती है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि दिन भर में मान लो 1000 गाड़ी जा रही है, तो उसको डिवाइड करके आप देख सकते हो कि एक घंटे में लगभग जो है मान लो 50 गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब हर एक घंटे में जो है 50 गाड़ी जा रही है, तो आप नंबर्स में गिन रहे हो कि हाँ टोल नाके से जो है 50 गाड़ी हर घंटे में क्रॉस करके जा रही है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स में जब आपको डाटा मिलता है तो उसको हम क्वांटिटी वेरिएबल्स कहते हैं। अब क्वांटिटी वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं, वैसे आपके बुक में इसको काफ़ी डिटेल में बताया गया है, मैं इसको आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ क्या है, क्योंकि वहाँ पर डिटेल में बोले तो खाली एग्जांपल दे दिया और कुछ नहीं। तो देखो क्वांटिटी वेरिएबल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल्स जिनको हम मतलब कह सकते हो जो नंबर्स में होते हैं बट पॉइंट्स में नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप बोलो कि एक घंटे में जो है टोल नाके से जो है वो 50 गाड़ी निकल रही है। ठीक है, एक घंटे में 50 गाड़ी निकल रही है, बट आपने जब एवरेज निकाला था मतलब मान लो दिन भर में जो है लगभग मान लो जैसे 150 गाड़ियाँ निकल रही है, और जब आपने एवरेज निकाला तो वन ऐसे 50.12 ऐसा निकल रहा था मान लो। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी, तो इतना निकल रहा था एक घंटे में 15.12 निकल रहा था, बट आपने मार्जिन ले लिया कि हाँ इसको हटाओ पॉइंट को, आपने बोल दिया कि हाँ एक घंटे में जो है 50 गाड़ी निकल रही है। क्यों? क्योंकि आप बोल नहीं सकते हो भाई एक गाड़ी का मतलब देखो 50 गाड़ी आप बोल सकते हो कि हाँ एक गाड़ी ऐसे दो गाड़ी ऐसे करते करते 50 गाड़ी आप बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते 50 गाड़ी और 1.0.2 गाड़ी। ठीक है, आधी ऐसे तोड़ तोड़ की गाड़ी थोड़ी होती है। तो जब डिस्क्रीट वैल्यू का मतलब ये होता है जिसको हम सिर्फ नंबर्स में रहता है, वो पॉइंट्स में नहीं होता। ठीक है, जैसे गाड़ी होगी, आप कपड़ा बोल दिए, मान लो कि ये आपने जो है एक दुकान में कितने कपड़े टोटल मार के कितने कपड़े, तो वहाँ पर आप उसको नंबर्स में गिनोगे, वहाँ पर पॉइंट्स में नहीं आएगा वो। और कंटिन्यूअस जो रहता है वो पॉइंट्स में होता है। जैसे अगर मान लो आप जाते हो, आप एक जैसे डिस्टेंट हो गया कि एक गाड़ी जो है एक घंटे में कितना किलोमीटर चला लेती है, मतलब कितना किलोमीटर चल जाती है, तो आपने देखा कि 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल गई, तो वहाँ पर पॉइंट्स में भी आ सकता है वो नंबर। ठीक है, तो जब डाटा पॉइंट्स में आ जाता है तो वो कंटिन्यूस वाला क्वांटिटी वेरिएबल है, और अगर वो ऐसे सिर्फ नंबर में आता है पॉइंट्स में नहीं आ सकता है, मतलब आ रहा है लेकिन हम ले नहीं सकते। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि एक क्लास के अंदर कितने बच्चे टोटल, ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं वो आप पॉइंट्स में थोड़ी ले सकते हो कि हाँ 12.5 ऐसे थोड़ी ले सकते हो, तो कोई आधा बच्चा थोड़ी रहेगा। ठीक है, तो आप पॉइंट्स में नहीं ले सकते, तो वहाँ पे जब पॉइंट्स में नहीं ले सकते तो उसको डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो होते हैं, डिस्क्रीट में पॉइंट्स नहीं लिया जाता, कॉन्टिन्यूस में पॉइंट्स लिया जाता है। जैसे फ्यूल हो गया, कोई कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर फ्यूल है, या फिर मिल्क हो गया, या फिर किसी टायर के अंदर जो प्रेशर हो गया, ठीक है, एयर प्रेशर हो गया, तो वो सारी चीज़ें पॉइंट्स में रहती है। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया है क्वांटिटी वेरिएबल्स का, कि क्वांटिटी वेरिएबल्स ऑलो प्राइस एनालिसिस एंड मॉडलिंग, प्राइस एनालिसिस। ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, और मतलब क्वांटिटी वेरिएबल्स की मदद से कि हमको एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर इतनी इतनी क्वांटिटी में जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, दे हेल्प इकोनॉमिस्ट मेक इन्फॉर्मेड डिसीजन एंड प्रेडिक्ट इकोनॉमिक ट्रेंड। तो इस हिसाब से उनको मतलब इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में पता चल जाता है, उनको ये पता चल जाता है देखो कि अभी इतने सारे चेंजेस आए तो अगली बार इतने चेंजेस होंगे, अगली बार इतने चेंजेस होंगे। जैसे अगर मान लो आप अपने दोस्त को मोबाइल अपना दिखाओगे और बोलोगे ये देख भाई मेरे डिस्प्ले का मतलब नॉर्मल एवरेज जो टाइम है वो कितना चलता है, 10 घंटा चल जाता है, तो आपका दोस्त प्रेडिक्ट कर सकता है कि देख कल भी तेरा जो है लगभग 10-11 घंटा जो है वो चली जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपका वो जो ट्रेंड है पिछला जो देख कर, मतलब जो भी आपने पहले का काम किए उनको देख कर वो हिसाब बता देता है कि हाँ आगे भी तू ऐसे ही करने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं है, तो सुधरने वाला नहीं है। तो ऐसे टाइम पर जो है वो प्रिडिक्शन करने के लिए इकोनॉमिस्ट लोग को हेल्प कर देता है, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ऐसे क्वांटिटी वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद दूसरा है क्वालिटी वेरिएबल्स। अब ये क्या होता है, देखो क्वालिटी वेरिएबल को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स भी बोलते हैं। अब ये अलग होता है क्वांटिटी वेरिएबल्स से। इसमें होता क्या है, देखो क्वांटिटी वेरिएबल्स में हम नंबर्स में गिनती गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गिनती नहीं गिन सकते। कैसे?
देखो यहाँ पर पहले लिखा गया है, उसको पढ़ लेते हैं। देखो क्वालिटी वेरिएबल्स या फिर देखो क्वालिटी वेरिएबल्स जो रहते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्वालिटेटिव डाटा को, ठीक है। मतलब क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, जैसे अगर मान लो आप किसी को पूछते हो कि क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, ठीक है, तो वो आपको बोलेगा हाँ या ना, मतलब वो अपना ओपिनियन देगा कि हाँ मेरे को पसंद है, ठीक है। मान लो बोल देता हाँ मेरे को कॉफ़ी पसंद है, तो वहाँ पर आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि ये इसको 10 कॉफ़ी पसंद है, इसको 5 कॉफ़ी पसंद है। ओपिनियन को आप नंबर्स में नहीं गिन सकते, ठीक है। ओपिनियन बस एक हाँ हाँ उसके अंदर से आ गया है, ठीक है। तो एक क्वालिटी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, प्रेफरेंस हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो जब ये सारी चीज़ें जो होती है जो नंबर्स में नहीं गिनी जा सकती, उनको क्वालिटी वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली ओपिनियन, प्रेफरेंस, कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनको क्वालिटी वेरिएबल्स में गिनते हैं, ठीक है। दे डू नॉट रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। नंबर्स में नहीं ये डाटा आता है, सच एज मेजरमेंट और काउंट, मतलब मेजरमेंट और काउंट जैसे नहीं होते। When an object or individual is observed and recorded as a numerical characteristic, it is qualitative variable or a aptitude। मतलब क्या कि जब हम किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके हिसाब से जब हम रिकॉर्ड देते हैं जो कि नॉन न्यूमेरिकल रहता है, मतलब उसके अंदर नंबर्स नहीं होते, तो ऐसे टाइम पर ऐसे जो मतलब डाटा होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स या फिर एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, देखो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा कि आपकी जो मतलब मान लो शहर है, आपके शहर के अंदर जो है बहुत सारे लोग हैं जिनके अलग अलग कलर के बाल होते हैं। नॉर्मल इंडिया में तो सबके एक ही कलर के ब्लैक कलर के ही होते हैं। अमेरिका में या फिर अलग मतलब जापान, चाइना, वहाँ जाओगे तो आपको लोग रंगी बिरंगी दिखेंगे। तो मान लो जैसे अमेरिका में हो, तो अमेरिका में आप देखते हो कि एक शहर के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर एवरेज कितने लोगों का जो है कौन से कलर का बाल है, ठीक है। आप देखते हो कि हाँ लोगों के पास जो है मतलब कह सकते हो मान लो 50% लोग जो है उनके ब्लैक कलर के बाल है, और बाकी जो 20% लोग हैं उनके ब्लॉन्ड कलर के बाल है, मतलब ऐसे गोल्डन कलर के बाल है, ब्राउन कलर फिर 10% जो है वो ब्राउन है, और फिर ऐसे ग्रे कलर जो है वो 20% है, ठीक है। तो ऐसे करके 100% हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाटा निकाल रहे हो कि लोगों के पास कौन से कलर के बाल है, ठीक है। आप गिनती नहीं गिन रहे हो कि एक एक आदमी का कि हाँ इसका 10 कलर का बाल है, 10-20 कलर का बाल है। आप 10 कलर का बाल नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो हम दूसरे क्वांटिटी को गिन सकते हैं कि आपके पास 10 लीटर पानी है, आपके पास 10 गाड़ियाँ हैं, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि आपके पास 10 कलर का बाल है, आपके पास 20 कलर का बाल है, ठीक है। उस क्योंकि ये क्वालिटी है, आपका कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम गिनती थोड़ी गिन सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटीज़ को जब गिनती नहीं गिन सकते, तो ऐसे यहाँ पे एग्जांपल दिया वही कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर जैसे जेंडर हो गया, बेवरेज प्रेफरेंसेस मतलब वही आप क्या पीना पसंद करते हो, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स ओनेड, जो अलग अलग टाइप्स के जो व्हीकल्स होते हैं जैसे एसयूवी हो गया, वो सारी चीज़ें, स्टेट ऑफ द बर्थ यानी कि नेशनलिटी हो गया, एंड आई कलर, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल है। मेनली आपको इतना याद रखना है कि अगर कहीं पे ओपिनियन, प्रेफरेंस या कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, ठीक है, कि आपका कैरेक्टर कहीं पे बताया जा रहा है किसी डाटा के अंदर, तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है, ठीक है। जैसे बोला जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है ये इस क्वालिटी का है, तो क्वालिटी या फिर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बताई जा रही है, तो एक क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। कोई प्रेफरेंस बताया जा रहा है, ओपिनियन बताया जा रहा है, तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आ जाता है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आएगा। तो व्हेन एन वेरिएबल इज क्वालिटेटिव वी यूजुअली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर ईच कैटेगरी एंड डिटरमाइन व्हाट परसेंटेज इज इन ईच कैटेगरी, ठीक है। मतलब हम नॉर्मली इसके अंदर होता क्या है कि हम ये जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर हम अलग अलग लोगों को, जैसे अलग अलग इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करते हैं, एक एक आदमी को पकड़ पकड़ के ऑब्जर्व करते हैं कि इनका कौन सा कलर का बाल है, इनका कौन सा कलर का बाल है, एंड देन जो है इनका जो सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन किए उनको मिलाकर हम परसेंटेज में नॉर्मली इसको ऑब्जर्वेशन का डाटा को दे देते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया होगा क्वालिटेटिव वेरिएबल, आपको मैं अभी एक और अच्छा एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आपको इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके अभी जब टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये जो टाइप्स है इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या होते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, ठीक है। तो अभी आगे पढ़ते जाओ क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे आई कलर का टाइप्स हो गया, तो उसका परसेंटेज हम बता सकते हैं कितने लोगों का ब्राउन आई है, कितने लोगों का ब्लैक आई है, ठीक है, कितने लोगों का ब्लू आई है, ठीक है। ऐसे टाइप्स ऑफ कार, तो एसयूवी कितने पास है, बाकी टाइप्स की कितनी कार है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पर ये अपने जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं इनके 3 टाइप्स के मतलब मेनली होते हैं, मेनली तो 2 ही टाइप्स होते हैं, ये तीसरा ऐसे ही अलग से है। तो इनका क्या है, ये अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल्स है, इनसे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आखिर होते क्या है, ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, तो देखो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर आइदर बाइनरी, नॉमिनल और ऑर्डिनल वेरिएबल्स, ठीक है। तो बाइनरी का मतलब ये होता है कि ऐसे वेरिएबल जिसका आउटकम जो है या तो वो यस होगा या तो नो होगा। जैसे अगर मान लो आप पूछते हो, मतलब जैसे आप एक डाटा देखते हो
कि आपने जो मतलब इंडिया ने जो है अभी तक कितने क्रिकेट मैचेस जो है वो जीते हुए हैं, ठीक है। तो आप जब डाटा देखोगे तो वहाँ पर दो ही आउटकम होगा, या तो किसी ईयर में वो हार गए होंगे या फिर किसी ईयर में वो जीत गए होंगे, हार गए होंगे जीत गए होंगे, यही दो मतलब निकलेगा ना आउटकम, और क्या निकलेगा। तो जब ऐसे मतलब दो ही ऑप्शन ही रहता है, या तो यस या तो नो रहता है आउटकम में, तो ऐसे टाइम पर जो वो वेरिएबल्स होते हैं वो बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे हेड, जैसे आप एक कॉइन को फ्लिप करोगे, उड़ाओगे, तो या तो हेड आएगा तो या तो टेल आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हाँ भाई कॉइन बीच में ही लटक गया, ऐसा नहीं होता, ओके। मतलब हो भी सकता है, क्या भरोसा। तो क्या, तो बाइनरी वेरिएबल्स होता है मतलब जिसका आउटकम यस या नो में है, इसको आपको ध्यान नहीं देना, उतना है भी नहीं कुछ, ठीक है। आप बस इतना पेपर में लिख दो यस और नो आता है, बस खत्म। अब मेन यहाँ पर ये दो वेरिएबल्स होते हैं। पहला होता है नॉमिनल वेरिएबल्स। नॉमिनल वेरिएबल का मतलब होता है जिसका एक ऐसा वेरिएबल जो नाम से होता है, ठीक है। नाम से मतलब क्या, जैसे कि आप एक दुकान चलाते हो, स्टोर चलाते हो, जिसमें बहुत सारे कस्टमर आते हैं, जैसे राजू आता है और और श्रवण आता है, ठीक है, रोहित आता है, पटेल आता है, ठीक है। तो इतने लोग आते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने डाटा इकट्ठा करके रखा हुआ है, जो नाम लोगों को इकट्ठा करके रखे हैं कस्टमर के, तो ये एक हो गया अपना नॉमिनल वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो नाम है ये थोड़ी कोई एक न्यूमेरिकल डाटा है कि हाँ आपके पास 10 रोहित है, आपके पास 20 रोहित है, आप ऐसे थोड़ी लिखोगे। आप बोलोगे हाँ भाई एक रोहित है, अपना श्रवण है, मतलब और ऐसे अलग अलग जितने भी लोग हैं, ऐसे आप उनके नाम लिख दोगे, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक नेम होते हैं कि हाँ ये पर्सन है आपके कस्टमर के अंदर, तो उनको नॉमिनल वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप आइटम विदाउट रैंकिंग, अब यहाँ पर आप रैंक थोड़ी देते हो कि हाँ भाई ये जो रवि है ये रोहित से ज़्यादा बेहतर है, और ये जो अपना श्रवण है ये बाकी लोग से बेहतर है, आप वहाँ पर रैंक नहीं देते हो, ठीक है। तो ऐसे जो मतलब वेरिएबल्स होते हैं जिनमें कोई रैंक नहीं रहता, आप रैंडमली लोगों को बस एक ग्रुप में लगा कर रख देते हो, जैसे कस्टमर का ग्रुप बनाकर आपने डाल दिया उसमें, तो ऐसे वेरिएबल्स को नॉमिनल वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। अभी एक और अच्छे से आपको समझ आएगा ऑर्डिनल वेरिएबल्स की मदद से। अब ऑर्डिनल वेरिएबल क्या होता है, ऑर्डिनल वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप ऑर्डर्स में रख सकते हो, ठीक है। मतलब उनने आपने ग्रुप बनाया बट ऑर्डर्स में रखा, जैसे कि अब आपकी दुकान जो है वो कपड़े की दुकान है, तो आप कपड़ा बेचते हो दुकान के अंदर, ठीक है। अब ये जो कस्टमर्स है ये आपकी दुकान से कपड़ा खरीदते हैं, कौन सा, कोई एक्सेल खरीदता है, कोई खाली लार्ज जो साइज है वो खरीदता है, कोई मीडियम खरीदता है, तो कोई स्मॉल खरीदता है। अब देखो यहाँ पर ये जो आपने साइज खरीदे, यहाँ पर इनका एक ऑर्डर होता है कि सबसे पहले स्मॉल होता है, सबसे छोटा, फिर मीडियम होता है, फिर लार्ज होता है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो रैंक बनाई गई है यहाँ पर देखो, ये जो वेरिएबल्स है ये भी कोई नंबर्स में नहीं होते कि आपका पास 10 एक्स लार्ज है, ठीक है, एक्सएल है, और 20 आपके पास एल है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप नंबर्स में नहीं गिन सकते हो, उसको आप रैंक दे देते हो, ठीक है। ये भी मतलब अपना क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, तो इसको हम ऑर्डिनल वेरिएबल्स बोलते हैं। जो नंबर्स में हो मतलब रैंक्स में होते हैं उनको हम ऑर्डिनल वेरिएबल्स बोलते हैं, जो ऑर्डर्स में होते हैं। और नॉमिनल वेरिएबल्स जिनका नाम होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आप कपड़े दुकान से शर्ट पैंट खरीदते हो, ठीक है, तो आपने दुकान से शर्ट खरीदा और दुकान से पैंट खरीदा, ठीक है। तो ये जो शर्ट और पैंट खरीदा आपने, ये जो दो प्रोडक्ट खरीदे, तो ये नॉमिनल वेरिएबल हो जाएगा। और इसकी जो साइज़ है, मतलब इसकी जो अलग अलग साइज़ आते हैं वो ऑर्डिनल वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। वो ही लिखा है। तो रैंक आइटम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे फिनिश प्लेस इन अ रेस, जैसे अगर आप रेस में देखोगे तो वहाँ पर रैंक होती है कि आप फर्स्ट आ गए, दूसरा सेकंड आ गया, फिर थर्ड आ गया, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे। तो वो जो बेसिकली वो जो डाटा है वो अपना ऑर्डिनल वेरिएबल में आ जाएगा। तो ऑर्डिनल वेरिएबल आर वंस दैट वी कैन रैंक इन ऑर्डर बट फॉर विच देयर इज़ नो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी डिफरेंस बिटवीन द सिचुएशन वी माइट रैंक पिक्चर्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको दोनों का डिफरेंस, मतलब जो क्वांटिटी वेरिएबल और क्वालिटी वेरिएबल्स का डिफरेंस आपको एक बार में समझा दूँ तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको समझा दूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि एक कस्टमर, ये जो डाटा है कस्टमर का है कि आपके पास रवि है, ठीक है, आपके पास श्रवण है और आपके पास रोहित है, ठीक है। तो ये कस्टमर का ये जो डाटा है ये अपना नॉमिनल वेरिएबल हो गया, नाम वाला डाटा, ठीक है। यहाँ पर आपने कौन से साइज़ के कपड़े लिए हैं, ठीक है। तो आपने लिए कौन से साइज़ के, कोई ये एक्सेल ले लिया, तो ये लार्ज ले लिया, ये मीडियम ले लिया। तो ये जो मतलब आपके पास डाटा है जो साइज़ का है, जो ऑर्डर्स में है, तो ये अपना ऑर्डिनल वेरिएबल हो गया, ठीक है। और बाइनरी वेरिएबल का यहाँ पर अभी नहीं बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मल वही यस और नो आता है, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी वेरिएबल का अगर बात करें तो उसका ये है कि अगर मान लो कि आपने जो है कितने शर्ट्स को ख़रीदा है, ठीक है। आपने मान लो काउंट किया कि मतलब मैंने जो है 10 शर्ट ख़रीदा, मैंने 20 शर्ट ख़रीदा, मैंने 30 शर्ट ख़रीदा, ठीक है। तो ऐसे आपने काउंट्स कर लिया, तो ये अपना क्वांटिटी वेरिएबल का जो रहेगा वो डिस्क्रीट वाला आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम देखें प्राइस के बारे में, मतलब यहाँ पर अगर हम कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में बात करें क्वांटिटी वाले का, तो जैसे अगर मान लो 10 जो अपना कपड़ा था एक्सेल वाले का, उसका प्राइस लग गया
500 रुपया 10 पैसा, ठीक है, 10 पैसा लग गया इतना, तो ये पॉइंट्स में आ गया, तो ये अपना कंटिन्यूस वाला हो गया। इसका लग गया 250 रुपया, 200 लिख रहा हूँ सॉरी, 1000 रुपया और 1000 रुपया और 20 पैसा, तो ये भी मतलब कंटिन्यूस में आ गया। ये हो गया अपना 1500 रुपया और 30 पैसा। तो ऐसे देखोगे तो यहाँ पर अपना वेरिएबल जो है अलग अलग आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो ये अपना नॉमिनल वेरिएबल है, ऑर्डिनल वेरिएबल, ये अपना डिस्क्रीट और ये कंटिन्यूस, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा मे बी। उसके बाद देखो अब जो दूसरा जो टाइप है हमारा वेरिएबल का वो है रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, उससे आपको समझ आ जाएगा कि रियल वेरिएबल क्या होता है, नॉमिनल वेरिएबल क्या होता है। जैसे देखो अगर आपने सुना होगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सुना होगा, मे बी आपको पता भी होगा और हो सकता है कि बहुत लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। जैसे कि अगर मान लो 2005 के अंदर जो था अपना, मान लो बुक जो है, नोटबुक जो है, उसकी कीमत थी 10 रुपये, ठीक है। एक नोटबुक 10 रुपये का बिकता था, तो टोटल जो है मान लो उस टाइम पर 10 नोटबुक बिके तो 100 रुपया जो है कमाई हुई, ठीक है। तो ये अपना टोटल जीडीपी उस टाइम पे था, ठीक है। उतने इस टाइम पर इतनी अपनी टोटल जीडीपी थी, ठीक है, ये जीडीपी थी। अब होता क्या देखो, अगले साल 2005 में जो रहता है, 2005 में ये जो किताब है अब ये हो जाता है कितने रुपए में, 20 रुपये में, ठीक है। 20 रुपये में हो जाता है ये किताब, मतलब 20 रुपये उसकी मतलब महंगा हो जाता है किताब। लेकिन इस बार जो सामान बिका, मतलब इस बार जो मतलब कह सकते हो जो बुक्स बिके वो बहुत कम बिके। कितने बिके, इस बार जो बुक बिके वो सिर्फ और सिर्फ बिके 8 ही, ठीक है। 8 ही सामान मतलब बिका, ठीक है। अब 8 ही बिका, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो इनकम होगी वो हो जाएगी 160 रुपये, ठीक है। अब आप बोलेगे भाई ये तो हमारी इनकम बढ़ गई, जीडीपी और बढ़ गया, ठीक है। पिछली बार 100 ही था, इस बार 160 है, ओके। अब देखो यहाँ पर ये जो अपना 160 जो जीडीपी आया है 2006 के लिए, सॉरी 2006 के लिए जो जीडीपी आया है 160 रुपये, इसको हम बोलेंगे ये नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी मतलब कि जो मॉनेटरी वैल्यू में कि इस साल के अंदर हमारी इतनी इनकम हो गई, ठीक है। अब रियल जीडीपी क्या बोलेगा, देखो रियल जीडीपी का मतलब होता है कि देखो पिछले साल को अगर हम लेकर चले, अगर पिछले साल देखें कि बुक जो था वो 10 रुपये का था, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास 10 रुपये होता है तो हम लोग एक बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। बट इस बार देखो तो अब बुक की प्राइस बढ़ चुकी है, यानी क्या कि अब हमारे पास वही 10 रुपये अगर होगा तो हम एक बुक नहीं खरीद सकते हैं। अब हमको दो 10 रुपये लेना पड़ेगा, मतलब 20 रुपये लेना पड़ेगा, तब जाकर जो है हमको जो है बुक मतलब एक बुक मिलेगी, ठीक है। तो अब डबल प्राइस में मिल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो इन्फ्लेशन हो गया, आप कह सकते हो कि महंगाई बढ़ गई है। तो अगर हम इस प्राइस में से, यानी कि ये जो इस साल का जो प्राइस है उसमें से अगर इन्फ्लेशन को निकाल दे, यानी कि जो 10 रुपया है उसको निकाल दे जो पिछले साल बढ़ा था, और तब उसको कैलकुलेट करें, यानी इन्फ्लेशन को हटाकर जो रियल प्राइस है उसको लगा कर देखें 10 रुपये के हिसाब से, तो हमारी जो असली इनकम जो हुई है वो तो 80 रुपये ही हुई है, ठीक है। 80 रुपये ही इनकम हुई है, तो वो तो बाकी का जो 20 रुपये वो तो इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई है। तो जो अपनी रियल इनकम है वो कितनी है, वो तो सिर्फ 80 रुपये है असली में, मतलब जीडीपी जो अपनी है वो 80 रुपये है। तो असली में देखोगे तो अपनी जीडीपी बढ़ी नहीं है, उल्टा घट गई है, ठीक है। पिछले बार 100 रुपया थी और इस बार रियल जीडीपी जो है वो 80 रुपये ही है, ठीक है। तो रियल जीडीपी मतलब असली अपना जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको दिखाता है, और नॉमिनल जीडीपी जो है वो उसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड होता है जिसके वजह से वो मॉनेटरी जो वैल्यू है अभी के टाइम पे वो दिखाता है, ठीक है। तो वही ये डिस्क्राइब द फिजिकल स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी एंड टेल अस व्हाट इज रियली हैपनिंग टू इकोनॉमिक वेलबींग, ठीक है, कि असली में क्या हो रहा है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा नॉमिनल अगर इकोनॉमी में अगर आपको दिखे कि अपनी जो नॉमिनल जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा और रियल जीडीपी कम है, तो ये बुरा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तभी तो हो रहा है ऐसा कि मान लो पिछली बार बहुत कम था प्राइस, 10 रुपये का बुक था और अब एक ही बार में 20 रुपये का होगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। तो द रियल वेरिएबल इंक्लूड रियल जीडीपी, जैसे रियल जीडीपी आपका एग्जांपल है, रियल वेरिएबल का एग्जाम मतलब रियल वेरिएबल का मतलब यही है कि आपका जो इनकम है या फिर कोई भी चीज़ है उसमें से आपको इन्फ्लेशन निकाल देना, इन्फ्लेशन निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा आपकी रियल मतलब जो जीडीपी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इनकम हो, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएगी, ठीक है, रियल इनकम कितनी है, ठीक है। जैसे रियल इनकम का एग्जांपल ले ले, तो अगर मान लो आपकी इनकम 50,000 है लेकिन उसमें से टैक्सेस बहुत सारे लग जाते हैं, 50,000 में से टैक्स लग जाता है, इंश्योरेंस निकल जाता है, तो जो लास्ट में जो बच जाता है उसको रियल इनकम बोलेंगे, ठीक है। तो असली में तो आपके हाथ में उतना ही आ रहा है, नॉमिनल इनकम देखोगे तो 50,000 है, तो ठीक है। तो वो ये और नॉमिनल का यहाँ पर बताया गया, डिस्क्राइब द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, कि असली में उनकी बस मॉनेटरी जितनी वैल्यू हमको दिख रही है तो वो उसको हम नॉमिनल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो एंड टेल अस हाउ द रूपी वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग आर चेंजिंग, ठीक है, कि मतलब वहाँ पर दिखाता है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और रुपी का वैल्यू किस तरीके से चेंज हो रहा है, कि पहले 10 रुपये में एक नोट जो 10 का नोट है उससे आप एक बुक खरीद सकते थे,
ठीक है। लेकिन अब जो है आपको 2 नोट ऐसे ही लेने पड़ेंगे तब जाकर, मतलब रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से। तो नॉमिनल वेरिएबल्स इंक्लूड प्राइस लेवल, उसको इंक्लूड करता है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट, नॉमिनल जीडीपी एंड नॉमिनल वेज रेट, ऐसे अलग चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका रियल वेरिएबल, नॉमिनल वेरिएबल में भी समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं जो कि है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये काफ़ी सिंपल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। मान लो जैसा प्राइस है, ठीक है, मतलब प्राइस और डिमांड का देखें, ओके। तो अगर मान लो प्राइस जो है, जैसे डिमांड है, तो डिमांड अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और ये जो है अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर प्राइस बढ़ जाती है अपने हिसाब से, प्राइस को लगता है भाई मेरे को प्राइस बढ़ाना है, तो उस प्राइस के बढ़ने की वजह से दूसरा जो वेरिएबल है उसके अंदर चेंज आ रहा है। यानी ये तो खुद से अपनी मर्जी से बढ़ रहा है, घट रहा है, मतलब प्राइस इंडिपेंडेंट है, वो जो मर चाहे बढ़ रहा है, घट रहा है। लेकिन उसकी वजह से जो दूसरा जो डिमांड है अपना वेरिएबल है, वो उसके वजह से चेंज हो रहा है, वो भी उसकी वजह से बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ये जो अपना डिमांड है वो डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा कि उसकी हिसाब, ये इसके ऊपर ही डिपेंड हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, और अगर ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। प्राइस कम हो जाएगी तो वो बढ़ जाएगा। तो ये इसके ऊपर ही डिपेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वेरिएबल जो रहता है वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो रहता है वो डिपेंड रहता है कि ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा ऐसे, या फिर ये भी बढ़ेगा तो वो भी बढ़ जाएगा। जैसे डिमांड एंड सप्लाई का है, ठीक है। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो जो इसको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इकोनॉमिक बिहेवियर में भी प्रेजेंटेड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो बिहेवियर रहता है बीइंग एक्सप्लेनेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो बीइंग एक्सप्लेनेड का मतलब वही है कि जिसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। और जो इकोनॉमिक इवेंट्स जो एक्सप्लेन कर रहा है, यानी दूसरा जो इकोनॉमिक वेरिएबल है जो कि मतलब उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, चेंजेस उसके अंदर ला रहा है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनिंग मतलब कि वही जो चेंजेस कर रहा है उसको हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो एक्सप्लेनेड है जिसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो द डिपेंडेंट वेरिएबल मे बी प्रेजेंटेड एज डिपेंडिंग अपॉन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। कि हेल्ड कांस्टेंट, बाकी चीज़ें मतलब वही फिर कांस्टेंट रहेगी। कि मतलब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स रहते हैं, मतलब कि एक वेरिएबल को हम मान लेते हैं इंडिपेंडेंट है, दूसरे को डिपेंडेंट मान लेते हैं, एंड बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो वही अपना जो मॉडल रहता है इकोनॉमिक मॉडल, वही चीज़ की इकोनॉमिक मॉडल विल आल्सो स्पेसिफाई वेदर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ये मॉडल इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है। जैसे डिमांड सप्लाई का रहेगा तो वहाँ पर जो रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, और वहीं पर अगर अपना प्राइस और डिमांड के ऊपर रहेगा तो वो नेगेटिव में रहेगा। ऐसे अलग अलग जो वेरी मॉडल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से वो पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव है, यानी कि अगर वो जैसे प्राइस और डिमांड जो है, प्राइस और डिमांड नेगेटिव है, तो अगर वो नेगेटिव है तो आपका जो स्लोप रहता है वो नीचे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। जैसे देखो यहाँ पर प्राइस बढ़ गया तो अपना डिमांड कम हो गया, तो ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्लोप उल्टा बन जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। वहीं पर अगर आप सप्लाई का देखोगे तो अगर सप्लाई जो रहती है वो बढ़ जाती है, मतलब डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है। मान लो इधर पहले डिमांड थी और सप्लाई जो है इधर थी, तो अगर हमने प्राइस सप्लाई को बढ़ा दिया तो डिमांड भी बढ़ गई, जिसकी वजह से अब जो अपना स्लोप रहेगा वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव रहता है तो वो अपना जो रहता है वो ऊपर जाता है, मूविंग इन द, मतलब ऊपर जाएगा, और अगर नेगेटिव रहता है तो उल्टा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोल दिया कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, मतलब ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, और अगर अपोजिट मतलब नेगेटिव रहेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेंगे, मतलब ये बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, ठीक है। तो ये अपना डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसी की तरह सेम होता है एंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, दोनों सिमिलर एकदम डिट्टो सेम है, बस लैंग्वेज चेंज करके बता दिया गया है, पता नहीं क्यों ही दिया गया है। तो एंडोजेनियस वेरिएबल्स आल्सो नोन एज इंड्यूस्ड वेरिएबल। इंड्यूस्ड का मतलब वही होता है जिसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। और ये अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इज अ वेरिएबल इन अ मॉडल दैट इज चेंज और डिटरमाइंड बाय इट्स रिलेशनशिप विद अदर वेरिएबल इन द मॉडल, ठीक है। मतलब वो चेंज होता है, डिटरमाइन क्या होता है उसका मतलब चेंजेस कि वो जो दूसरा वेरिएबल है मॉडल के अंदर उसका रिलेशन उसके साथ किस तरीके का, अगर पॉजिटिव रहेगा तो वो भी बढ़ेगा, नेगेटिव रहेगा तो वो घट जाएगा उसके बढ़ने की वजह से। जैसे एग्जांपल दिया है कि फॉर इंस्टेंस चेंजेस इन कंजप्शंस आर रिड्यूस्ड बाय चेंजेस इन इनकम। यानी इनकम अगर मान लो बढ़ गई तो आपकी जो कंजप्शन है वो भी बढ़ जाएगी। तो वही डिपेंडेंट का है कि इनकम आपका इंडिपेंडेंट है और ये अपना डिपेंडेंट हो जाएगा,
ठीक है। तो आपका जो ये कंजप्शन जो है ये आपका जो है वो एंडोजीनियस वेरिएबल, ये डिपेंडेंट है। तो इन अदर वर्ड एंडोजीनियस वेरिएबल्स इज साइनॉप्सिस विद द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम बोल देते हैं एंडोजीनियस वेरिएबल्स, ठीक है। तो वही चीज़ें लिखी गई है, देयरफॉर इट वैल्यू मे बी डिटरमाइंड बाय अदर वेरिएबल, दे कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशनशिप, वही चीज़ की विद अदर वेरिएबल्स। एंडोजीनियस वेरिएबल आर इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक मॉडल बिकॉज दे शो वेदर अ वेरिएबल कॉज अ पर्टिकुलर इफेक्ट, ये मतलब कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो दिखाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है अपना डिपेंडेंट वेरिएबल है। वैसे ही एक्सोजीनियस वेरिएबल्स होते हैं वो भी सेम है कि वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल वेरिएबल्स, कि अपना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, दे आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑल आउटसाइड फोर्सेस, ठीक है। मतलब ये अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो उनके चेंजेस होने की वजह से दूसरे वेरिएबल्स में चेंज आएंगे, ठीक है। तो वही लिखा है कि बाकी चीज़ें कि हाउएवर एक्सोजीनियस वेरिएबल्स कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एंडोजीनियस फैक्टर्स, कि मतलब एक्सोजीनियस जो वेरिएबल्स होते हैं वो एंडोजीनियस फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। कि जैसे अपना एक्सोजीनियस क्या हो गया, इनकम हो गई, तो अपना एक्सोजीनियस एंडोजीनियस हो गया अपना कंजप्शन, ठीक है। तो वही चीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं चीज़ है। ओके, तो इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब दूसरा जो अपना टाइप है वो है लीडिंग इंडिकेटर वेरिएबल एंड लैगिंग इंडिकेटर वेरिएबल्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको जैसे आपको रहता है ना, आपको कोई भी चीज़ का मतलब अंदर से लगता है, आभास होता है कि हाँ आगे हमारे साथ जो है कुछ बुरा होने वाला है या फिर अच्छा होने वाला है, आपको इंडिकेटर अंदर से मिल जाता है कोई चीज़ को देखकर कि अभी आगे आज तो कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। तो उससे वो जो इंडिकेटर होते हैं वैसे ही लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर वेरिएबल्स होते हैं। ये देखो लीडिंग इंडिकेटर वेरिएबल का मतलब होता है ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो घटना होने से पहले ही आपको बता देता है कि हाँ भाई कुछ तो होने वाला है, ठीक है। मतलब कुछ घटिया या फिर कुछ अच्छा चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो ये देखो बोला गया है कि लीडिंग इंडिकेटर आर वेरिएबल दैट चेंज बिफोर रियल जीडीपी चेंजेस, ठीक है। यानी क्या कि अपना जो जीडीपी रहता है रियल जीडीपी, उसके चेंजेस आने से पहले, यानी आपकी जो इकोनॉमी है वो मान लो गिरने वाली है फ्यूचर में, मतलब मान लो 6 महीने में गिरने वाली है, तो उस गिरावट से पहले आपको ये इंडिकेटर्स मिलना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं उनको लीडिंग इंडिकेटर्स वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। तो लीडिंग इंडिकेटर्स आर सेट ऑफ statistics about economic activity that held in macroeconomic forecast of the economy and emerging stages of business cycle across the industries, ठीक है। तो मतलब कुछ बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स आपको दिखते जाते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर जो दिखते जाते हैं, ठीक है। तो लीडिंग इंडिकेटर प्रोवाइड अर्ली साइंस ऑफ टर्निंग पॉइंट इन बिजनेस साइकिल्स, ठीक है। तो डैट प्रिसाइड कंसिडेंस एंड लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि लीडिंग इंडिकेटर वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक अर्ली साइंस होते हैं, बताते हैं कि अब आपका जो बिजनेस साइकिल है वो टर्न होगा, यानी मान लो अभी ऊपर जा रहा था तो अब जो है आपका बिजनेस साइकिल जो है वो टर्न पॉइंट लेगा और अब नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स है वो बताते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया गया है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि इफ़ द नंबर ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट, यानी जो लोग हैं लोन ले रहे हैं और उसको डिफ़ॉल्ट कर दे रहे, पैसे नहीं दे पा रहे लोग, ठीक है। क्यों नहीं दे पा रहे, तो हो सकता है मान लो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई हो, लोगों के पास काम ही नहीं है, काम नहीं है तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो लोन नहीं भर पा रहे, जिसकी वजह से लोन डिफ़ॉल्ट बहुत हो रहे। अब लोन डिफ़ॉल्ट बहुत होंगे तो बैंक्स जो रहेंगे वो जिनको डिपॉजिट लिए उनको भी भर नहीं पाएंगे। तो ये एक सिग्नल आ जाता है कि देखो अब इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले हैं अगर बहुत ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट चलेंगे तो, ठीक है। तो इफ़ द नंबर ऑफ डिफ़ॉल्ट बिगेन टू राइज दैट इज़ अ वार्निंग सिग्नल, अ लीडिंग इंडिकेटर दैट द इकोनॉमी में ऑल्सो हेड टू नेगेटिव चेंजेस, ठीक है। जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर जो है वो नेगेटिवली जा सकता है, यानी क्राइसिस की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके से आपको लीडिंग इंडिकेटर बताता है। तो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आए नहीं, उससे पहले ही आपको पता चल जाता है कि हाँ आने वाले हैं, लग रहा है अब ऐसा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो इसके अंदर ये टाइप है वो है लैगिंग इंडिकेटर। अब ये क्या होता है, तो ये जो होता है वेरिएबल ये रियल जीडीपी के चेंज होने के बाद आपको मिलता है, ठीक है। मतलब क्या कि मतलब ये ऐसा वेरिएबल है जो कि कंफर्म करता है कि सही में जो है आपकी जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस आ गया, या फिर जो भी चीज़ जो चेंज हो रहा था इकोनॉमी के अंदर, जो अपना लीडिंग इंडिकेटर जो बता रहा था कि हाँ इकोनॉमी जो है वो नीचे जाने वाली है, तो वो सही में हो गई है, वो आपको बताता है, कंफर्म करवाता है लैगिंग इंडिकेटर, ठीक है। मतलब ये कंफर्म करने के लिए होता है ये अपना वेरिएबल। जैसा कि मान लो सारे बैंक बंद हो गए, एम्प्लॉयमेंट अचानक से बहुत बढ़ गई, तो अब ये जो है ये जो इंडिकेटर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका लैगिंग इंडिकेटर है कि ये हो गई मतलब रियल जीडीपी अपनी सपाट हो गई, ठीक है, गई अपनी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आपको जब अपनी जीडीपी बंद आ जाती है, रियल जीडीपी चेंज हो जाती है, तब आपको ये मिलता है, ठीक है। तो लैगिंग इंडिकेटर इज एन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल फैक्टर, यानी आपको ये साफ साफ दिखता है कि हाँ भाई हो गया बेड़ा बाढ़ अपना, मतलब हो गया काम अपना, ठीक है। तो चेंजेस समटाइम्स आफ्टर द इकोनॉमी, मतलब इसके अंदर चेंजेस कब आते हैं, जब आपका इकोनॉमी जो रहती है उसके जीडीपी आ जाती है तब आती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल और बिजनेस वैल्यू विथ
विच इज़ रिलेटेड चेंजेस, ठीक है, मतलब जो चेंजेस आ जाते हैं उसके बाद आपको जो रहते हैं ये लैगिंग इंडिकेटर्स को देख पाते हो, ठीक है। तो लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म ट्रेंड, ये कंफर्म करता है कि हाँ सही में ट्रेंड हो रहे हैं, एंड चेंजेस द ट्रेंड इन द ट्रेंड्स के मतलब जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको कंफर्म कर देता है। तो लुकिंग एट द लैगिंग इंडिकेटर इज़ वन वे टू कंफर्म वेदर अ शिफ्ट इन द इकोनॉमी हैज़ एक्चुअली ऑकर्ड, कि आप इस लैगिंग इंडिकेटर्स को देख के पता कर सकते हो कि सही में आपकी जो इकोनॉमी है उनके तो चेंज आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, मतलब शिफ्ट हो गया कि नहीं। अगर मान लो नीचे था तो ऊपर हो गया, या फिर ऊपर था तो नीचे हो गया, आपको ये पता चल जाएगा इस इंडिकेटर्स की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और भी एग्जांपल देकर और डिटेल में बताया गया है कि सम एग्जांपल्स दिए गए हैं। लैगिंग इंडिकेटर्स इंक्लूड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि अगर मान लो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, ठीक है, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा हाँ भाई अब अपनी जीडीपी नीचे जाएगी, ठीक है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी, तो पूरी इकोनॉमी नीचे जाएगी, ठीक है। तो वही लैगिंग इंडिकेटर इज अ साइन दैट बिकम apparent only after a large shift in the has taken place, ठीक है। जब इकोनॉमी बहुत ज़्यादा शिफ्ट ले लेती है, मतलब क्या कि ऊपर थी तो अचानक से नीचे आ जाती है, तभी हमको ये लैगिंग इंडिकेटर दिखता है। देयरफॉर लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड। तो इसके वजह से अगर लैगिंग इंडिकेटर आपको मिलता है कि हाँ अब उसके हिसाब से, मतलब अगर आपको लैगिंग इंडिकेटर मिल जाता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब ये जो ट्रेंड जो चल रहा है नेगेटिव वाला या फिर पॉजिटिव वाला, वो थोड़ा काफ़ी समय तक चलने वाला है। जैसे ग्रेट डिप्रेशन का था तो उस टाइम पर आपने देखा होगा, ठीक है, आपने मे बी आपको ग्रेट डिप्रेशन पता होगा, नहीं पता होगा तो आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको दिखेगा। वहाँ पर भी ऐसा ही था कि पहले आपको लीडिंग इंडिकेटर्स मिल रहे थे कि सारी जो मतलब जो कंपनीज़ है वो बंद हो रही थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। और लैगिंग इंडिकेटर क्या था कि सारे बैंक्स बंद हो गए, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया, तो वो लैगिंग इंडिकेटर था, ठीक है। अब जिसकी वजह से वो जो जब लैगिंग इंडिकेटर मिल गया कि लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया, प्रॉफिट हो नहीं रहा है और डिमांड बहुत कम हो गई है, तो ऐसे टाइम पर जो था वो जो मतलब ट्रेंड जो चल रहा था, नेगेटिव ट्रेंड जो चल रहा था, वो काफ़ी साल तक चला था, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन आप देख सकते हो गूगल पे जाकर, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब पे भी देख सकते हो। दिस इज़ यूजफुल बिकॉज ऑफ्टन मेनी लीडिंग इंडिकेटर आर अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। तो काफ़ी सारे लीडिंग इंडिकेटर्स जो रहते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब मान लो आपको लग रहा है कि हाँ इकोनॉमी नीचे जाने वाली या फिर ऊपर जाने वाली है, बट असली में हो नहीं सकता वो, मतलब आपको सिर्फ लग रहा है, वो अभी फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा रहा है खाली। बट लैगिंग इंडिकेटर जो रहता है वो आपको एक्चुअली में बताता है कि सही में ये सारी चीज़ें होएगी, हो रही है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन देम कैन ऑस्कर टर्निंग पॉइंट और लीड टू फॉल्स सिग्नल्स, ठीक है। तो इसके वजह से आपको फॉल्स सिग्नल्स भी मिल सकते हैं कि हो सकता है कभी कभार ऐसे छोटे मोटे मान लो थोड़े बहुत रहते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो उसके वजह से आपको एक गलत सिग्नल भी मिल सकता है लीडिंग इंडिकेटर्स की मदद से। लेकिन लैगिंग इंडिकेटर नहीं होता है ऐसा, वो आपको पक्का इससे बताता है कि हाँ भाई अब तो मतलब हो गया इकोनॉमी का, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो डिटरमाइन दैट द ट्रेंड टू बिकम अ मेजरिंग यूनिट फॉर द मार्केट वेन एवर बिग इकोनॉमी, ठीक है, wherever big economic, financial or business event occur. These factors are assessed based on pattern observed following similar event that have occurred in the past. It let user assess the fluctuation in the market, safety standard, business management principles and other aspect likely to affect the economic process, ठीक है। तो लैगिंग इंडिकेटर जो रहता है ये आपको अच्छी तरीके से बताता है कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रही है, और फ्यूचर में जो भी मतलब गवर्नमेंट रहेगी वो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए ताकि ये जो अब और ज़्यादा नीचे जाने वाली है उसको बचाया जा सके, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट आर कैन ऑल्सो बी अ गुड लैगिंग इंडिकेटर सिंस रेट चेंजेस एज अ रिएक्शन टू सर्व मूवमेंट इन द मार्केट, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है इंटरेस्ट रेट का, ठीक है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये भी मतलब एक लैगिंग इंडिकेटर है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो मतलब इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं। अदर लैगिंग इंडिकेटर्स यहाँ पे बताया गया जैसे इकोनॉमिक मेजरमेंट करने के लिए, जैसे जीडीपी हो गया, ये भी है कि अगर जीडीपी बहुत आपको कम दिख रही है तो मतलब समझ जाओ भाई कम है, तो मतलब क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाले। सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड की, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि एक देश जो है वो कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहा है, और उसके बाद मतलब सॉरी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना कर रहा है उसका जो डिफरेंस आ रहा है, मान लो जैसे हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज ज़्यादा जाएगा अपने पास से, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर मतलब वो सारी चीज़ें अगर आपको दिखती है कि ज़्यादा मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सही नहीं चल रहा, नेगेटिव में चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर आप बोल सकते हो कि अपनी मतलब ये इंडिकेटर है कि इकोनॉमी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी। वहीं पर अगर पॉजिटिव में दिखता है तो मतलब अच्छी तरीके से भी चलने वाली है, ठीक है। तो सिंपल रूल ऑफ थंब से दैट रिसेशन इज एट द नेशनल डोर व्हेन जीडीपी ड्रॉप्स कॉन्स्टिट्यूटली फॉर 2 or more
quarter, employment opportunity become negligible. When GDP is poor and or shows signs of recession and unemployment rate tend to increase aggressively. ठीक है, तो ये सारे जो मतलब दिखा आपको कि अगर जीडीपी नीचे गिर रही है 2 और 3 क्वार्टर से, मतलब 2-3 महीना हो गए या फिर 6-7 महीने हो गए और लगातार ऐसे गिरते जा रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये एक लैगिंग इंडिकेटर कि अब इकोनॉमी का बेड़ागार होने वाला है। ठीक है, तो आपको मे भी समझ आ गया वो लीडिंग एंड अपना लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फ्लो वेरिएबल्स एंड स्टॉक वेरिएबल्स। अब ये क्या होता है, देखो फ्लो वेरिएबल्स का ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो चलते जाते हैं, उनके अंदर चेंजेस होते जाते हैं। और स्टॉक वेरिएबल का मतलब होता है कि एक समय में जब सारी चीज़ हम इकट्ठा करके एक जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वेरिएबल्स, तो उसको स्टॉक वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो आप हमेशा जो है इनकम कमाते जाते हो कमाते जाते हो कमाते जाते हो एंड टोटल मार्कर साल भर में आपने सारी इनकम जो है इकट्ठा करके रख ली, तो वो जो इकट्ठा करके आपने रख दिया उसको स्टॉक वेरिएबल बोलेंगे। और जो हर मतलब मंथली या वेजली या वीकली आपको जो इनकम मिल रही थी उसको फ्लो वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो फ्लो मतलब ऐसे चलते जाता है, वो रुकता नहीं है। ठीक है, और स्टॉक वेरिएबल जो रहता है वो रुक रुक के रहता है कि मतलब एक बार अभी ये साल में आया तब अगले साल ऐसे। ठीक है, तो फ्लो वेरिएबल इज अ मेजरेबल क्वांटिटी दैट वेरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हर बार वो चेंज होते जाता है। ठीक है, कि आज मान लो आपने 10,000 कमाया, अगले महीने मान लो आपने 8,000 कमाया, एक दो छुट्टी मार ली आपने। ठीक है, तो ऐसे चेंज होते जाता है। ठीक है, flow variable can be measured in term of hours, day, week, month और years. ठीक है, inputs that are purchased or used अब ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और फ्लो आर फ्लोज। ठीक है, मतलब कि हम जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, चाहे आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, तो ये सारे जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो इसी को हम फ्लो वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल जैसे इनकम हो गया आपकी, तो वो भी एक फ्लो वेरिएबल है। इन्वेस्टमेंट हो गया, अगर आप टाइम टाइम पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हो या फिर निकाल रहे हो तो वो भी एक फ्लो वेरिएबल है। नेशनल इनकम हो गया तो वो भी एक फ्लो वेरिएबल है कि जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज है वो बनते जा रहे हैं, हर साल जो है वो प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, तो ऐसे वो भी एक नेशनल इनकम जो है वो भी एक फ्लो वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब स्टॉक वेरिएबल का क्या मतलब होता है, तो स्टॉक वेरिएबल इन इकोनॉमी रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी फेबल। ठीक है, मतलब क्वांटिटी फेबल मतलब क्या, क्वांटिटी मतलब देखो क्वांटिटी मतलब कि एक ही बार में इकट्ठा करके रखा हुआ कोई वेरिएबल स्टॉक है उसको। ठीक है, कि क्वांटिटेबल मेजर ऑफ एन आइटम और कमोडिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपने पूरा इकट्ठा करके किसी चीज़ को रख दी है तो इसको स्टॉक वेरिएबल बोलेंगे। इट ऑफर्स एन स्नैपशॉट ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेक्ट ऑफ एन इकोनॉमी और कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। इसका एग्जांपल बताया गया है, जैसे कि जैसे आपको आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आप किसी कंपनी की अर्निंग बताते हो कि हाँ इसकी टोटल इनकम कितनी है, मतलब हर रोज़ जो है वो इतना कमाता है, तो वो फ्लो वेरिएबल हो गया। बट अगर आप ये बताते हो कि इस कंपनी की जो है टोटल मतलब अभी जो है पोजीशन कैसे चल रही है कि इसके पास इतने असेट है, ठीक है, इतना असेट है, इतनी लाइबिलिटी है, तो ये जो असेट एंड लाइबिलिटी जो है ये स्टॉक वेरिएबल, ये इकट्ठा करके पूरा रखा हुआ है एक ही बार में, ये इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे। ठीक है, तो ये जो असेट एंड लाइबिलिटीज़ जो है कंपनी के, तो ये एक स्टॉक वेरिएबल का एग्जांपल हो जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है जहाँ पर। ठीक है, तो एग्जांपल इंक्लूड दैट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन और द नेशनल डेप्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, ये आपके पास एक साल के अंदर जो है टोटल मतलब अभी तक जो है कितना आपके पास टोटल कर्जा है, तो वो आपको दिखाता है कि मतलब वो एक स्टॉक वेरिएबल होगी। या फिर आपके पास टोटल नेशनल इनकम कितनी है वो भी है, वो भी एक स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है, तो अनलाइक फ्लो वेरिएबल, जैसे फ्लो वेरिएबल में क्या होता है विच डिपिक्ट द रेट ऑफ चेंज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, कि मतलब फ्लो वेरिएबल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो हमेशा थोड़ा-थोड़ा चेंज होते जाता है, कभी ज़्यादा कभी कम ऐसे बढ़ते जाता रहता है। ठीक है? लेकिन स्टॉक वेरिएबल जो होता है वो कम्युलेटिव और स्टैटिक होता है। मतलब क्या कि वो एक मतलब कह सकते हो ना जह का तय ही रहता है, उतना ही रहता है, ज़्यादा उसमें अंदर चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है? मतलब एक इकट्ठा करके पूरा रख दोगे तो क्या चेंजेस आएगा उसके अंदर। ठीक है? तो ऑल स्टॉक वेरिएबल हैव अ एसोसिएटेड फ्लो वेरिएबल, तो जितने भी स्टॉक वेरिएबल रहते हैं उनके एक एसोसिएटेड फ्लो वेरिएबल्स होते हैं। क्यों? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखो स्टॉक वेरिएबल बनेगा कैसे, वो फ्लो वेरिएबल से ही बनेगा। आप देखो, आप कर्जा लोगे तो एक ही बार में थोड़ी कर्जा लोगे। आपने अभी 1 लाख का कर्जा लिया, फिर वापस कर्जा लिया, ऐसे करते करते पूरे साल भर में आपने देखा कि हमारे कंपनी का जो है इतनी लाइबिलिटीज आ गई है, तो ये जो टोटल लाइबिलिटी है जो है ये आपका स्टॉक वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन आपने जो बीच बीच में जो लिए थे उसको हम फ्लो वेरिएबल्स बोल देंगे। ठीक है, तो एट एनी पर्टिकुलर टाइम अ फर्म विल हैव अ स्टॉक ऑफ बिल्डिंग एंड मशीन दैट इज ओन, इट इज़ अ स्टॉक वेरिएबल। कि मतलब मान लो कोई कंपनी है जिसके पास बिल्डिंग है या फिर स्टॉक है, मतलब कोई भी चीज़ उसके पास असेट्स है, तो वो स्टॉक वेरिएबल कहलाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, during some given time period a textile company may decide to buy a new
पीस ऑफ इक्विपमेंट। तो अगर मान लो वही कंपनी जो है अब वो चाहती है कि नया एक इक्विपमेंट खरीदना चाहती है, तो हम नया प्रोडक्ट अपने अंदर ऐड करें तो ये फ्लो हो जाएगा। और इट में डेप्रिशिएटेड एक्जिस्टिंग कैपिटल रिसोर्सेज, हो सकता है मान लो कि अपने जो प्रोडक्ट्स है उसकी वैल्यू कम करे या फिर बेच रहे हैं, तो ऐसे टाइम पर वो भी एक फ्लो वेरिएबल कहलाया जाएगा। सिमिलरली क्लोथ एंड लेबर आर फ्लो, जो क्लोथ और लेबर है। वेल द फैक्ट्री इज अ स्टॉक, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्री जो अपना असेट है वो स्टॉक है, ठीक है। फैक्ट्री एक ही बार में आपका इकट्ठा है, लेकिन आपकी जो क्लोथ है, लेबर से, वो हर बार चेंज हो रहे, लेबर आ रहे जा रहे, तो फ्लो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, इफ द फर्म इंस्टेड लीज द बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, एक और दूसरा केस बोला गया है कि जैसे यहाँ पर बोला था कि अपनी कंपनी खुद की, मतलब फैक्ट्री खुद की है, तो वो स्टॉक वेरिएबल होगा। बट यहाँ पर एक और चीज़ भी बोली गई है कि अगर अगर मान लो आपकी जो फर्म है वो, अगर आपने बिल्डिंग जो है वो लीज पे लिया है, यानी रेंट पे लिया है, तब भी वो जो फैक्ट्री रहेगी वो स्टॉक वेरिएबल ही बोला जाएगा, क्योंकि आपने एक ही बार में वो ले ली, वो कंपनी मतलब फैक्ट्री को ले ली कुछ साल के लिए, कुछ मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। तो वो भी आपका स्टॉक वेरिएबल में ही गिनाएगा, तो चाहे वो दूसरे पर्सन के लिए, दूसरा पर्सन ही क्यों ओन नहीं करता हो तब भी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आउटपुट इज ऑलवेज फ्लो, जो आउटपुट आपने जनरेट कर रहे हो, प्रोडक्ट बनाए जा रहे हो, तो वो फ्लो वेरिएबल में ही गिनाएगा। मेजर ओवर सम गिवन टाइम, सिंस प्रॉफिट इज इन डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एंड कॉस्ट ओवर सम गिवन पीरियड टाइम, इट इज ऑल्सो फ्लो, ठीक है। तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा है इनकम एंड कॉस्ट को हटाकर, तो वो भी जो है आपका फ्लो वेरिएबल में गिनाएगा, ठीक है। तो मे बी आपको फ्लो और स्टॉक वेरिएबल समझ आ गया होगा। एंड अब लास्ट एक है जो कि है ओमिटेड वेरिएबल। काफ़ी लंबा लेक्चर है क्योंकि टाइप्स थोड़े ज़्यादा है और उसको थोड़ा अच्छे से समझाना होगा, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आज देख लो, बाकी सारे लेक्चर्स जो रहेंगे छोटे छोटे ही रहेंगे। तो अब ओमिटेड वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो ओमिटेड वेरिएबल्स का मतलब होता है ऐसे वेरिएबल्स जो अनऑब्जर्वेबल होते हैं, जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया गया है, ये एग्जाम्पल को मैं रीड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। एन omitted variable is an unobserved variable that through its influence on the other variable create the erroneous appearance of a direct causal relationship among those other variables। मतलब क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल की यहाँ पर दिया गया है, देखो कि जैसे आइसलैंड है, ठीक है, आइसलैंड जो है अपना, वहाँ पर देखोगे तो हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरती रहती है। तो वहाँ पर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जो रहता है, स्नोफॉल होती रहती है, ठीक है। अब नॉर्मली वहाँ पे लोग जो रहते हैं रोड को साफ़ करने के लिए, मतलब जगह लगाने के लिए कि मतलब गाड़ी वाड़ी चला सके, तो वहाँ पे लोग जो रहते हैं जो शोवल्स जो रहते हैं, अपना जो खुदाई करने के लिए रहता है ना, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता है ना, इसे खड्डा करने के लिए, ठीक है। तो वो लोग खरीदते हैं, ठीक है, नॉर्मली हर एक के घर में रहता है वहाँ पर, ठीक है। अब लोग ये वाला भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जब लोग ये रोड को थोड़ा साफ़ कर देते हैं तो अपनी गाड़ी के ऊपर एक केमिकल रहता है, मान लो एक टाइप से केमिकल ही रहता है, उसको लगाते हैं, जिसको बोलते हैं डी आइसर फ्लूइड, ठीक है। डी आइसर फ्लूइड भी रहता है, नहीं तो एक सॉल्ट भी रहता है। तो वो गाड़ी के ऊपर या फिर कोई भी अपना सामान है उसके ऊपर लगा देते हैं। लगाने से क्या होता है कि वहाँ पर आइस जमती नहीं है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। गाड़ी के ऊपर आइस जम जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना गाड़ी को, तो इसलिए वो लोग जो रहते हैं वो फ्लूइड को लगा देते हैं, वो केमिकल या फिर वो जो सॉल्ट रहता है उसको लगा देते हैं, ठीक है। तब देखोगे अगर मान लो लोग ज़्यादा अगर रोड को साफ़ करेंगे तो लोग ज़्यादा गाड़ी चला सकेंगे, और ज़्यादा गाड़ी चलाएंगे तो लोग फिर ये फ्लूइड जो है वो भी ज़्यादा खरीदेंगे, आप यही सोचोगे। तो जितनी ज़्यादा आप इसकी सेल को बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा आपको लगेगा यहाँ ये जो अपना डी आइसर फ्लूइड जो है वो भी सेल होगा, ठीक है। बट यहाँ पर एक जो छुपा हुआ जो फैक्टर है वो आपको दिख नहीं रहा है कि अगर देखो, अगर स्नोफॉल जो है अपना, ये जो अपना बर्फ़ गिर रहा है, अगर ये कम हो जाए, अगर मान लो स्नोफॉल कम हो रही है, तो बताओ तब क्या यहाँ पर ये जो डी आइसर फ्लूइड जो रहेगा वो उसके अंदर चेंजेस आएगा। देखो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अपना ये जो स्नोफॉल, ये जो वेरिएबल है, ये जो नेचुरल वेरिएबल जो स्नोफॉल है, ये भी एक वेरिएबल जो कि इनके परचेज के अंदर, इनकी डिमांड के अंदर चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे। हम सिर्फ इन दो वेरिएबल्स को देख रहे हैं कि हाँ भाई, एक जो है अपना स्लोव्स है और दूसरा जो है ये अपना डी आइसर फ्लूइड है। तो अगर हम स्लोव्स की प्राइस मतलब डिमांड बढ़ाएंगे तो ये इसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। बट असली में ऐसा नहीं। अगर मान लो बहुत लोग ये खरीद भी लेते तब भी लोग ये नहीं कर देंगे, इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी। बट अगर मान लो अचानक से बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने लगी, तब लोग जो है ज़्यादा सोल्स भी खरीदेंगे, ज़्यादा ये भी खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो छुपा हुआ जो वेरिएबल है, जो अनऑब्जर्वेड वेरिएबल जो है, जो ओमिटेड वेरिएबल है, वो स्नोफॉल है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ओमिटेड वेरिएबल, जिसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल जो छुपे हुए होते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, तो उसको ओमिटेड वेरिएबल्स बोला जाता है, ठीक है। तो मे बी आपको ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स सारे समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है।
अपने कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में फीडबैक दो कि हाँ आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। एंड अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट भी आप चाहते हो तो उसके बारे में भी बताओ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा रिप्लाई करो, ताकि मतलब कुछ फीडबैक दो, ताकि हमें लगे कि मोटिवेशन मिले कि हाँ आप देख रहे वीडियो को, आपको सही लग रहा है एंड हम आगे बना सकें। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, ताकि हम चेंजेस ला सकें उसमें, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ अपना फीडबैक दे देना। एंड यहाँ पर अपना लेक्चर फिनिश होता है आज का। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा उसके अंदर अपना आगे जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो उस लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो फ्रेंड्स ग्रुप है उसमें शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी देख सकें। क्योंकि अभी यूट्यूब पे जो है कोई भी जो है न्यू जो सिलेबस है उसके ऊपर पढ़ा नहीं रहा है, तो उनके ऊपर उन अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा स्टडी पर्पस के लिए, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर हो सकता है कि अब दूसरी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसकी वीडियो आ गई हो साइड में, तो यहाँ से जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।